वेलकम बैक बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक है और वे टॉपिक का नाम है क्या, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो ऊपर आप आई बटन पे लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर वीडियो को जरूर देखें। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो चलिए, सबसे पहली बात, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्या, मोमेंटम। क्या समझना पड़ेगा भाई, मोमेंटम। मोमेंटम समझेंगे तभी आएगा भैया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समझ रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। देखिए, आप पढ़े होंगे कि मोमेंटम जो है किसी मूविंग बॉडी का, जैसे कोई बॉडी मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए मूव किया, तो किसी भी मूविंग बॉडी का, ठीक है, क्या होता है, मोमेंटम प्रॉपर्टी होता है। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है ना, तो किसी भी मूविंग बॉडी का ये मोमेंटम प्रॉपर्टी है। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, ट्रक जा रहा है भाई, बस जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है, तो मूविंग बॉडी है। तो किसी भी मूविंग बॉडी का क्या होता है, मोमेंटम प्रॉपर्टी होता है। और ये प्रॉपर्टी किसके कारण आता है, तो बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के कारण आता है। एकदम समझ में आ गया, एक एक चीज समझ में आना चाहिए। देखिए ये बॉडी है, अब भाई बॉडी है तो कुछ ना कुछ मास होगा, और ये देखिए ये जा रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो इसके मास और वेलोसिटी के कारण जो इसमें प्रॉपर्टी पॉज हुआ, जो आया, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। कॉपी पेन तो निकाले हैं ना, अरे निकाल लीजिए भाई, क्योंकि ये जब पढ़ाया जा रहा है तो उस समय नोट्स आप बनाएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी, मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी of momentum is the property of any moving body, कोई भी मूविंग बॉडी हो, ठीक है ना, एनी मूविंग बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ देयर मासेज एंड मोशन, मास एंड मोशन कह सकते हैं, ठीक है, मास एंड मोशन। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी मूविंग बॉडी हो, तो कोई भी मूविंग बॉडी हो तो किसी भी मूविंग बॉडी का प्रॉपर्टी होता है मोमेंटम। और ये मोमेंटम किसके कारण होता है, तो बॉडी के मास और उसके मोशन के कारण। मोशन का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, तो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को ऐसे लिखा होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी and velocity of a body is known as momentum। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब दो चीजें, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। देखिए, बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम होता है। बात समझ में आ रही है। और याद रखिएगा कि मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसे ना कि पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना कि बॉडी के मास और बॉडी के वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई। याद रखिएगा कि मोमेंटम जो है वे कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको तो पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो दोनों को बताते हैं, मैग्नीट्यूड को भी, डायरेक्शन को भी। तो ये मोमेंटम जो होता है ये मैग्नीट्यूड तो बताता है, ये साथ डायरेक्शन भी बताता है। बात समझ में आ रही है। अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है भाई तो ऊपर ऐसे एरो बनाएंगे ना, आप पढ़े होंगे। हमने आपको एक एक चीज बताया भाई, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप मान लीजिए कि सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे इस चैप्टर का नाम आप जानते ही हैं, क्लास 9th में पढ़ते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगा। लाइन बाय लाइन देख लेना, कोचिंग मत पढ़िएगा, बिना कोचिंग के भी पास हो जाएंगे। ठीक है, सारे वीडियो में एक एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। चाहे आप कंपटीशन के लिए तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करें। ठीक है,
चलिए, तो क्लियर हो गया यहाँ पे, एक एक चीज समझ में आ गया। मोमेंटम क्या होता है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम होता है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी मूविंग बॉडी है, देखिए मूविंग बॉडी है, तो किसी भी मूविंग बॉडी का प्रॉपर्टी होता है मोमेंटम। किसके कारण होता है, तो उसके मास और वेलोसिटी के कारण होता है। बात समझ में आ गई। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, P = mv होता है। क्लियर हो गया। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन किधर, अभी हमने बताया ना कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड को भी बताता है, डायरेक्शन को भी बताता है। तो मिटा दे थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, मान लेते हैं कि इसका मास m है, और ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो है कि इसकी वेलोसिटी है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होती है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है। बात समझ में आ गई, बस सिंपल सा ये मतलब था। बॉडी की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, मोमेंटम का भी डायरेक्शन वही होगा। क्लियर हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, एक एक चीज उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। हाँ, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अब मोमेंटम का हमने फार्मूला क्या आपको बताया है, P = mv। तो यहाँ से SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब बताइए, आप क्या करेंगे, उसको रट लेंगे, रटना नहीं, देखिए यहीं से निकालेंगे। P = mv है, तो ये क्या मास है और ये वेलोसिटी है, तो मास का क्या SI यूनिट होता है, किलोग्राम, और ये वेलोसिटी है तो इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमने समझ लिया कि मोमेंटम का SI यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या तो इसी को कहते हैं क्या, न्यूटन सेकेंड। क्या कहते हैं, न्यूटन सेकेंड। अब न्यूटन सेकेंड देखिए क्या होता है, कंपटीशन में जो है कि अगर आप एग्जाम देंगे कहीं एंट्रेंस का, तो आपको ये ऑप्शन में दे देगा, ये देगा ही नहीं और कुछ दे देगा, 4 होगा तो एक ये देगा और 3 और मान लीजिए कुछ से दे दे। अब आप तो ये समझे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, गड़बड़ हो जाएगा। तो कंपटीशन में एक एक चीज बारीकी से, जो आप नहीं पढ़ते वही कंपटीशन पूछता है, एक लाइन में ये कह सकते हैं। समझ में आ रही है, तो इसको भी याद रखिएगा। न्यूटन सेकंड कैसे आ रहा है भाई, थोड़ा ये बता दिया जाए। तो देखिए ये अभी बताएंगे नहीं, अब न्यूटन सेकंड ला बता देंगे, उसमें फार्मूला आएगा फोर्स का, अब वहाँ से ये चीज़ें आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया। हाँ, इसका CGS यूनिट लिख लीजिए, CGS यूनिट। मोमेंटम का CGS यूनिट क्या होगा भाई, तो देखिए ये होता है किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड जो है कि मोमेंटम का क्या होता है, CGS यूनिट होता है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं इसका डाइन सेकंड, ठीक है ना, डाइन सेकंड। ये क्या भाई, मोमेंटम का CGS यूनिट है, तो आप इसको इतना याद रखिएगा। हमने क्या क्या बता दिया, मोमेंटम का डिफिनीशन बता दिया, मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम का SI यूनिट, मोमेंटम से जुड़े हर एक चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। बात समझ में आ रही है, चलिए तो मिटा दे थोड़ा इसको फटाफट। देखिए जितना पढ़ाई करना है उतना मेहनत करते रहिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और प्रयास कीजिए कि 6 से 8 घंटे तो जरूर पढ़िए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं आपका कोई सपना है, कुछ सपना है, जो भी सपना है उसको पूरा करना है, तो एक तरीका है हार्ड वर्क। और सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, एक और उसके भाई हैं हार्ड वर्क के भाई, क्या है, पैसेंस। हार्ड वर्क, पैसेंस, और उनके भी एक भाई हैं क्या, कॉन्टिन्यूटी, मतलब कंसिस्टेंसी या कॉन्टिन्यूटी कह सकते हैं। तो तीनों जब होंगे तब आप अपनी लाइफ में जो गोल सेट किए ना, वे मिलेगा। बात समझ में आ रही है। आज वीडियो बनाते समय कुत्ते भौंकते हैं, वे कुत्ते भौंकते हैं, वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, मेहनत करते रहना है। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, ठीक है। तो मेहनत ध्यान से करिएगा, ठीक है। और जो आपका गोल, मतलब जो रास्ता है ना, वे क्लियर होना चाहिए आज से ही। आपने जो सोचा है वे आपका मार्ग है। आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, आपको मार्ग बदलने हैं वहां तक पहुंचने के लिए, ये बातें याद रखिएगा। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देखिए। सबसे पहली बात, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास m है और वे u वेलोसिटी से शुरू में मूव कर रहा था, ठीक है,
ये मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास m है और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब पीछे से कोई इसको फोर्स कर दिया, धक्का लगा दिया, तो फोर्स मान लेते हैं कि इस पर कुछ फोर्स लगा, मान लेते हैं कि F फोर्स लगा। जैसे ही F फोर्स लगा तो मान लेते हैं कि t टाइम में इस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वे बढ़ के क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, अब बढ़ी की घटी ये नहीं पता है, v हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना समझ में आ गया। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, और वे शुरू में u वेलोसिटी से मूव कर रहा था और उस पर जब F फोर्स अप्लाई किया गया तो t टाइम में जो है कि बॉडी का जो मास है वे क्या हो गया, चेंज होके v हो गया। बात समझ में आ गई। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स हमने अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। लिख लेते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। बात समझ में आ गई, मोमेंटम। अब भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या मतलब है इसका, तो देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम आप जानते हैं ना, मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, P से, और P इक्वल टू क्या होता है, m भी होता है ना भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फाइनल मोमेंटम कितना है, m भी, इनिशियल कितना है, mu। तो मान लेते हैं कि ये फाइनल वाले को P2 मान लेते हैं और इस वाले को P1 मान लेते हैं। तो चेंज कितना हुआ मोमेंटम में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब लिख सकते हैं ऐसे P2 माइनस P1। अब कितना टाइम लगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम को P2 माइनस P1 से लिख दिए, और रेट का मतलब टाइम भी होता है, ठीक है ना। जब रेट से शुरू करते हैं तो इसका मतलब टाइम आ गया, तो ये हो गया रेट मतलब टाइम t। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखे ना, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए चेंज इन मोमेंटम ये दिखा रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले इसका मतलब ये टाइम भी इंक्लूड होगा। तो ये हो गया P2 माइनस P1 अपन में t। इतना समझ में आ गया। अब देखिए कभी भी जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है k। तो देखिए P2 को क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं ना, P इक्वल टू m भी होता है, तो यहाँ पे m भी हो गया, तो ये हो गया m भी माइनस, और P1 को क्या लिख सकते हैं, mu। देखिए m भी फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है तो यहाँ पे u रखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया mu। क्लियर हो गया। अपान में क्या भाई, t है, तो ये हो गया F इक्वल टू k। देखिए दोनों में m कॉमन है, m कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपान में t। कोई दिक्कत, देखिए ये हो जाएगा F इक्वल टू के m, और आपको हमने बताया एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इक्वल टू वी माइनस यू अपान में t, मतलब v माइनस यू अपान टी है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिए क्या, a। अब देखिए प्रैक्टिकली देखा जाता है कि k की वैल्यू, देखिए ये प्रैक्टिकली है, ये मतलब देखा गया, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली k इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो जब यहाँ k की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा ma। तो ये हो गया आपका फार्मूला, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको फार्मूला मिलता है किसका, फोर्स का। तो मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और ये इसका मास मान लेते हैं कि m है, और ये जो है कि शुरू में u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाए तो इसका वेलोसिटी जो है कि चेंज होके v हो गया। बात समझ आ रही है। तो उस पे जो हमने फोर्स लगाया वे किसके प्रोपोर्शनल होता है, वे प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। बात समझ में आ रही है। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये है कि जो हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉडी के मास और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से इतना बात आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, छाप ले, इतना हो गया। चलिए मिटा दे इसको, देखिए इतना सब मिटा देते हैं। अब मेन आपका फार्मूला F इक्वल टू ma की बात करते हैं थोड़ा, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्या फार्मूला लाए भाई, F इक्वल टू ला दिए ma, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमने क्या बोला, देखिए ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m के, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a के। मतलब बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसके प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि अगर मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर मास डिक्रीज हो जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर मास डबल कर दे तो फोर्स कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हाफ हो तो ये भी हाफ हो जाएगा। उसी तरह एक्सेलरेशन में अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाए, जैसे बॉडी पे फोर्स लगाएं तो एक्सेलरेशन बढ़ गया, तो
एक्सेलरेशन कैसे बढ़ेगा, ये सारी बातें अभी क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। अभी बेसिक स्टार्ट किया, अभी बस समझना है, पूरा फील करना है इस चीज़ को कि क्या क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा भाई, फोर्स इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस ये बातें समझनी थी आपको, सिंपल सा समझ में आ गया। एक्सेलरेशन डबल, फोर्स भी डबल, ये याद रखिएगा। इतना सब क्लियर हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं। देखिए ये फोर्स का फार्मूला भाई याद रखिएगा, माँ सबसे बड़ी। चलिए F इक्वल टू एम में फार्मूला है। फोर्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स का SI यूनिट क्या होगा, तो मास का क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भाई आपको पता नहीं है कि मास का किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 पे पूछना है, मोशन। तो आपको प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, आपको हर एक चीज़ का जो आपकी क्लास 9 का पूरा फिजिक्स का जितने भी चैप्टर है सारे की एक एक वीडियो है, पूरा एक कुछ नहीं छूटा है। तो सारी वीडियो अगर लाइन बाई लाइन देख लोगे ना, कोचिंग में आने की जरूरत पहली नंबर नहीं पड़ेगी, एक एक चीज़। तो उम्मीद करता हूँ आप जाएंगे भी। चलिए देखते हैं, पहले ये वीडियो अच्छा लगे तभी जाइएगा, नहीं जाइएगा कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो इतना समझ में आ गया। तो ये फोर्स का SI यूनिट है, या तो इसको आप क्या कहते हो, न्यूटन कहते हैं। क्लियर हो गया। हाँ अब भाई इसका CGS यूनिट बता दीजिए भाई। CGS यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, डाइन, या तो इस रूप में कहा जाए तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमने अभी बताया था मोमेंटम वाले में, मोमेंटम में क्या लिखे थे, न्यूटन सेकेंड होता है। अब देखिए न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे पहले से सेकंड लिखे हैं, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया तो क्या बच गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये किसका यूनिट होता है, मोमेंटम का ही होता है। तो बात समझ में आ रही है। तो हम मोमेंटम का ये भी यूनिट याद रख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या तो आप न्यूटन सेकंड भी याद रख सकते हैं। तो याद करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं। तो इतना समझ में आ गया, एक एक चीज़ क्लियर हो गया। फोर्स मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ गए अच्छे तरीके से, हमने ये समझ लिया फोर्स और ये सब। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। मिटा दे इसको, चलिए फटाफट मिटा देते हैं। देखिए ये फार्मूले पे ही सारा कुछ है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी मूव कर रहा था और उस पर हमने फोर्स लगाया तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया। और जब वेलोसिटी चेंज होता है और कुछ समय लगता है, तो जब वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी तो प्रोड्यूस होता है। अब एक्सेलरेशन देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। अब मान लीजिए कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज करेगी। मतलब बॉडी ऐसे मोशन कर रहा था, हमने फोर्स लगाया तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। बात समझ में आ गई। और जब पॉजिटिव होगा ये, तो भैया ये भी तो पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो फोर्स भी पॉजिटिव होगा। और इस केस में जो बॉडी है, तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है। और आप फार्मूले से यहाँ पे देख सकते हैं क्या भाई, F इक्वल टू ma है। तो यहाँ पे मास क्या होता है, मास स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज क्लियर किया जाएगा। मास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये फोर्स और ये एक्सेलरेशन दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इतना सारा एक एक करके समझ में आ रहा है। मास स्केलर क्वांटिटी और फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि बॉडी पे जो फोर्स लगा था और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था वे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन 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 अगर मान लीजिए कि एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो क्या होगा ये कि मान लीजिए कि अब निगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। मतलब मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये इधर मूव कर रही थी, मान लेते हैं u वेलोसिटी से। अब हमने क्या किया कि इसके अपोजिट फोर्स लगा दिए F, और इसकी वेलोसिटी चेंज होके हो गई v।
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा? जैसे मान लीजिए कि यू अभी की जगह हम मान लें कि ये 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें जो है कि मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ले लेते हैं और जो है कि फोर्स लगाएं तो इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज करते हैं 5 सेकेंड लगा, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वे क्या होगा? आप देख सकते हैं कि माइनस में होगा, बात समझ में आ रही है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और इस केस में आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के दोनों होंगे। कब? जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। बात समझ में आ गई? तो इतनी सारी बातें थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिटा दी इतना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। तो मिटा देते हैं पहले। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वे क्या होता है? न्यूटन होता है। सीजीएस में और सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। तो भाई क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। और सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। तो यहाँ पे कभी कभी ये पूछ देता है कि भाई 1 न्यूटन को डिफाइन कीजिए। अब आप सोचेंगे कि भाई 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन किया जाए, तो ध्यान से समझिएगा, ये सारी फार्मूले का ही खेल है। फार्मूला याद है ना आपको? सब कुछ कर सकते हैं, डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो देखिए, फोर्स का क्या फार्मूला लाए हैं? F = ma। अब भाई 1 न्यूटन को ना डिफाइन करना है तो फोर्स का क्या होता है? एसआई यूनिट 1 न्यूटन, मतलब फोर्स का एसआई न्यूटन होता है तो 1 ले लीजिए, सबको 1 तो मास का होता है किलोग्राम, 1 ले लीजिए। इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ले लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा कि 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है, ठीक है, जिसका मास 1 kg है। तो 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन इतने फोर्स होते हैं, 1 न्यूटन इतने फोर्स होते हैं कि वे 1 किलोग्राम के किसी ऑब्जेक्ट को या 1 किलोग्राम के किसी बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गई? जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में, इस बॉडी का मान लेते हैं कि मास 1 kg है। तो 1 न्यूटन हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो 1 न्यूटन फोर्स जो है, इतने फोर्स होते हैं कि वे 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। आप इसको जो है कि डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो है कि डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? उसी तरह डाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे होगा? देखिए, फोर्स का एसआई न्यूटन होता है, सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। तो 1 डाइन = इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे ही कर दें, मतलब कि कोई बॉडी है जिसका मास 1 ग्राम है, ठीक है। तो 1 डाइन कितना फोर्स होता है? तो 1 डाइन जो है उतना फोर्स होते हैं कि वे किसी 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए ये हमारा ये कैप है, तो ये मान लेते हैं कि 1 ग्राम का है, तो 1 ग्राम का है। और 1 डाइन कितना होता है भाई? 1 डाइन इतने फोर्स होते हैं कि वे किसी 1 ग्राम की बॉडी को 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब 1 डाइन फोर्स लगा दिए, 1 ग्राम का है ना, तो इसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा देगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी को कहते हैं क्या? डाइन कहते हैं। आप इसका स्क्रीन पर डिफिनेशन देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। हो गया? चलिए आगे आप बढ़ते हैं। अब थोड़ा ये सारा चीज़ समझ गए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एकदम अच्छी तरीके से समझ गए, मोमेंटम का सारा कुछ समझ गए। अभी मोमेंटम में थोड़ी प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं कि मोमेंटम की प्रॉपर्टी, अभी हमने मोमेंटम की प्रॉपर्टी भी बता दी है, इसको हम कैसे डेली लाइफ में देखते हैं, इस चीज़ पे थोड़ा ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देखिए, हमने बताया है कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P = होता है mv, यही होता है ना। और हमने बताया है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m के, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। मतलब अगर कोई बॉडी का कुछ ना कुछ मास है और मोशन कर रहा है, तो उसमें क्या जो है कि बॉडी क्या पॉज करेगा? मोमेंटम को। बात समझ में आ रही है? हमने बताया कि मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी मूविंग बॉडी का प्रॉपर्टी होती है, और वे किसके कारण प्रॉपर्टी आता है? बॉडी के मास और मोशन या तो वेलोसिटी के कारण। बात समझ में आ गई?
अब देखिए हमको यहाँ पे मेन पॉइंट क्या समझना है कि मोमेंटम आखिर हम डेली लाइफ में देखते कहाँ है, ठीक है, कैसे हम महसूस कर सकते हैं मोमेंटम को। तो जैसे देखते हैं, आप क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन भी होंगे और देखने के तो एकदम शौकीन हैं। हाँ, अगर है ना तो कमेंट करके जरूर लाइक बताइएगा, कमेंट करके कि हाँ मैं तो किसका फ़ैन हूँ, ये भी बताइएगा। वैसे हम तो क्रिकेट देखते ही नहीं हाँ क्रिकेट खेलते हैं, आज तो इतना खेल लिए हैं कि सब हाथ सब दर्द कर रहा है चलिए, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे देखते हैं कि जब क्रिकेट में जो बॉलर होता है, तो बॉलर मान लीजिए दो प्रकार के बॉलर है। जैसे आप खेलते हैं ना, तो मान लीजिए एक होता है ऐसे लुलुआ भिगता है, ले तो इस तरह भिगता है तो खूब मारते हैं, ऐसे ले छक्का मारते हैं, बस समझ में आ रही है। तो जब धीरे धीरे बॉल को जो है कि मतलब बॉल का अगर स्पीड कम होता है, बॉलिंग कर रहा है कोई बॉलर, अब मान लीजिए कि बॉल का स्पीड कम है, तो जब स्पीड कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई मोमेंटम क्यों कम होगा, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे बॉल को भीग रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। अब वेलोसिटी कम तो मोमेंटम भी कम, क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। बात समझ में आ गई। अब भाई बॉल है तो बॉल का तो मास चेंज होगा नहीं, तो मास तो भाई कांस्टेंट होगा ना, बॉल जितना उतना ही ना रहेगा, तो बॉल का तो भाई जो मास है वो कांस्टेंट है। और जब मास कांस्टेंट है तो भाई मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भाई अगर धीरे धीरे बिग रहा है तो वेलोसिटी कम है, मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा नहीं भैया कम होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि कौन आपका जानी दुश्मन आ गया, इसका फोड़ देंगे आज सर, तो क्या करेगा, खूब तेजी से भीगेगा। तो भाई बॉल का स्पीड बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बॉल का बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लीजिए बॉल का वेलोसिटी जितना ज़्यादा, मोमेंटम भी उतना ज़्यादा। आप सोचिए कि कोई फास्ट भीगे, आपको लग जाए कहीं पे तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, और धीरे धीरे भीगेगा तो चोट लग भी जाए तो क्या बुझाएगा नहीं, क्या है पता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मोमेंटम उतना ही ज़्यादा आपको चोट लगेगी, उतना खतरनाक चोट लगेगा। तो मोमेंटम को आप ऐसे महसूस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी जो है कि कोई बॉडी मूव कर रहा है बहुत फास्ट, तो क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मोमेंटम ज़्यादा मतलब क्या, चोट ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हैं ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे रात में सब ट्रक वाला चलते हैं इसे, ये मान लीजिए ये ट्रक वाला है और एक ये ट्रक वाला है, और दोनों लोग आराम से चला रहे हैं, अब बहुत मान लीजिए धीरे धीरे चला रहे हैं, और रात में कुछ दिखा नहीं, हाँ कुछ दिख नहीं रहा है, एक दूसरे से टकरा गए, तो टकराएंगे तो होगा क्या, आप बताइए, बहुत कम जो है कि नुकसान होगा। पता है क्यों? क्योंकि दोनों लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे थे, तो वेलोसिटी भैया कम है तो मोमेंटम भी कम होगा, मोमेंटम कम है तो चोट कम लगेगा, मतलब जब टकराएंगे ना तो डैमेज कम होगा। लेकिन कोई लोग होते हैं तो ना रात में तेज चलाएंगे, ये भी या फास्ट चला रहे, ये भी 80 का ये 100 का, तो होगा क्या भाई, दोनों की वेलोसिटी बहुत अधिक है, और टकराएंगे कि नहीं तो इतना डैमेज होगा कि पता नहीं उसका टायर कहाँ जाएगा, उसका शीशा फूट के कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता होगा। समझ लीजिएगा। तो भाई वैसे तो रात में धीरे धीरे चलना चाहिए समझदारी के साथ, लेकिन ट्रक वाला भैया लोग पी लेते हैं, पता ना कहाँ है। वैसे तो पीना भी जरूरी है पीता हो गम भुलाने के लिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो आपको। तो यहाँ पे समझाने का मेन मकसद क्या है कि आप मोमेंटम को याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डेली लाइफ में जो भी आसपास की चीज़ें देख रहे हो उसी से आपको सीखना है। अब ट्रक वाला पे सोचिएगा, आप पूरा मोमेंटम, अब ट्रक वाले को देखेंगे ना, आपको पूरा मोमेंटम याद हो जाना चाहिए। कैसे देखिएगा, मोमेंटम का डेफिनेशन की बात करते हैं। ट्रक वाला देख लिए, हाँ इसका मास है, अब मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी है, तो भाई मास है और वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी के कारण एक प्रॉपर्टी आती है जिसे कहते हैं मोमेंटम। मतलब मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो गया। हाँ, हम देख क्या रहे हैं कि भैया ये मास, इसका बहुत मास है, वेलोसिटी अगर जितना ज़्यादा है और टकराएगा तो उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब मास
मतलब कि जो वेलोसिटी है बॉडी की वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोमेंटम की। बस समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे समझ सकते हो। आप खूब उधरिए, दिमाग लगा लीजिएगा, तर 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 तर, हाँ ऐसा यूनिट क्या है इसका, हाँ ठीक है, ये सब दिमाग में फिट करिएगा। तो ऐसा नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बस आपने वीडियो देख लिया, दिमाग में सब कैच कर लिया। अब ऐसा लगेगा कि आप भूले हुए, बस एक बार ट्रक देखिएगा ना, सब याद आएगा। हमारी बात तो और रहेगी ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रैक्टिकली जो है कि डेली लाइफ में हम मोमेंटम को समझने के लिए ये एक दो एग्जाम्पल थे। अब मेन एग्जाम्पल, उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फोर्स का हमने 2 यूनिट बता दिए थे अभी, ठीक है। फोर्स का 2 यूनिट हमने बताया था क्या, एक एसआई यूनिट बताया था न्यूटन, और दूसरा हमने बताया था क्या भाई, डाइन। तो एक और याद रखिएगा, अदर यूनिट में लिख देते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। अदर यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, अदर यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का अदर यूनिट क्या होता है, जैसे 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। हाउ वाला डाइन नहीं जो आके रात में नोच देती है, नहीं वो वाला नहीं है, ये सीजीएस यूनिट है फोर्स का, ठीक है। और एक और 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में बार बार आते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दें या 10th के बाद 11th में जाने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। 1 किलोग्राम फोर्स, ये भी याद रखिएगा, ये भी फोर्स का ही यूनिट है। 1 किलोग्राम फोर्स किसका यूनिट है, फोर्स का। कभी कभी ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आपको दिया रहेगा 10 किलोग्राम फोर्स है, तो आप सोचेंगे रहेंगे मास का है कि फोर्स का है। अरे भैया ये मास का नहीं है, ये फोर्स का ऐसा यूनिट है, ठीक है। और 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे जो इन पे बेस्ड हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, मोमेंटम पे बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ फील्डर पुल हिज आर्म्स बैक व्हाइल ट्राइंग टू स्टॉप और कैच अ क्रिकेट बॉल। आप क्रिकेट के शौकीन हैं ही, तो आप देखे होंगे कि क्रिकेट में जो फील्डर होता है जब बॉल को ऐसे कैच करता है या स्टॉप करता है, उसको रोकता है, तो क्या करता है, अपने आर्म्स को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाता है। आप देखे होंगे, आप खुद ऐसे कैच किए ऐसे पीछे, ऐसे आर्म्स को बैक करता है। ध्यान से समझिए, ऐसे बैक, ऐसे बैक, समझ रहे हैं। तो आखिर जो फील्डर होता है जब ये कैच करता है तो अपने हाथों को ऐसे जो है कि बैक क्यों करता है। बहुत ही सटीक आंसर देना है, ऐसे घुमा फिरा के नहीं, एकदम सटीक आंसर है। क्या चीज़, चलिए समझते हैं। देखिए इसका सिंपल सा रीजन है कि जब फील्डर ऐसे क्या करता है, बॉल को कैच करते समय ऐसे आर्म्स को बैक करता है, तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कैच करता, तो मान लीजिए कुछ सेकंड लगा, मान लीजिए कुछ सेकंड लगा, डायरेक्ट लोक लिया तो मान लीजिए टाइम वहाँ पे कुछ नहीं लगा। अब ऐसे यहाँ से यहाँ ला दिया तो टाइम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज हो गया ना, मतलब उसको कैच, उसको रोकने में समय दे दिया। टाइम को क्या कर रहा है, ऐसे करके बढ़ा रहा है। पूरा प्रैक्टिकली समझिएगा, टाइम को ऐसे देखिए, यहाँ पे था ऐसे लाया यहाँ पे कैच किया, तो इससे हो क्या रहा है, उसको रोकने के लिए टाइम को इंक्रीज कर रहा है। अब आपको हमने क्या बताया है कि जो फोर्स होता है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ऐसे ही तो लिखे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होता है। अब वे क्या कर रहा है, जो फील्डर है वे जो बॉल को कैच कर रहा है, तो क्या कर रहा है, टाइम को इंक्रीज कर दे रहा है। अब ये टाइम इंक्रीज हो गया, तो टाइम इंक्रीज तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स डिक्रीज हो गया, फोर्स डिक्रीज, या तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही डिक्रीज हो गया। बस समझ में आ गई, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही तो कहते हैं फोर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब फील्डर कैच करता है तो अपने आर्म्स को ऐसे बैक इसलिए करता है क्योंकि वे टाइम को इंक्रीज करता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज कर देता है, या तो फोर्स को कम करता है, इसलिए। बात समझ में आ गई। हाँ, अब इससे होता क्या है, अब इससे होता ये है कि फोर्स कम हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होता है। तो इस तरह होता क्या है कि जो बॉलर होता, फील्डर होता है, जब ये कैच करता है तो उसको कम फोर्स लगाना पड़ता है बॉल को रोकने के लिए। अब मान लीजिए इसे डायरेक्ट रोके, हमसे तो कैच में नहीं रोका था, इसे पकड़ते हैं ना गिर जाता है, सड़क गिर जाता है। लेकिन
ऐसे अगर डायरेक्ट कैच करें तो होगा क्या कि जो बॉल है उसको कैच करने में हमको ज़्यादा फोर्स, उसको ज़्यादा, भाई उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बैट्समैन ऐसा मारेगा तो भाई मोमेंटम ज़्यादा है। अब मोमेंटम वहाँ पे ज़्यादा है, आप डायरेक्ट पकड़िएगा तो आपको पहले तो चोट लगेगा, मुँह बना देंगे। तो डायरेक्ट कैच करेंगे तो ये बात है। अब यहाँ पे इसको लाएं ऐसे तो टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब फोर्स डिक्रीज होगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो गया, मतलब क्या कि हमको उसको बॉल को कैच करने में फोर्स कम लगाएंगे। अब आप ही सोचिए, एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे ना तो उसमें एक्शन रिएक्शन की बात होती है। हम पूरा अभी समझ में सब आएगा, ठीक है ना, आप वैसे जानते भी होंगे। तो अब भाई हम उसको मतलब बॉल को जो फील्डर होगा वो बॉल को कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कम फोर्स लगाएगा। अब जब वे कम फोर्स लगा रहा है तो बॉल भी कहेगा कि नहीं आ जा, हम भी तुम्हारे ऊपर कम फोर्स लगा रहे हैं। अरे भाई एक्शन रिएक्शन है ना, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो वे बॉल भी आप पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट। बात समझ में आ गई? तो वही रीजन है, सिंपल सा। आप एक लाइन में आप लास्ट हमारा पूरा मतलब लिखने के लिए आप समझ सकते हो ऐसे कि जो फील्डर होता है जब बॉल को कैच करता है तो बॉल को कैच करते समय अपने आर्म्स को बैक करता है ताकि वे टाइम को इंक्रीज कर सके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज कर सके। इससे फायदा ये होगा कि जो फील्डर होगा उसको बॉल को रोकने के लिए, कैच करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो बॉल होगा वे भी जो है कि जो फील्डर होगा उसके हाथ पे कम फोर्स लगेगा, इससे उसको चोट नहीं लगेगी। तो भैया चोट से बचने के लिए ऐसा सब होता है, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है और आप ऐसे इसको फील भी किए होंगे, आपने खुद किया, आप ऐसे हुआ होगा आपके संग। क्या भाई क्वेश्चन क्या है? Why does a fall on hard concrete floor hurt more than a fall on a sandy surface? जैसे कोई हार्ड कंक्रीट फ्लोर है, जैसे आप छत है आपका या तो आपका फर्श है, अगर आप उस पे गिरते हैं तो आपको चोट बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन मान लीजिए बालू वालू पे गिर जाए तो चोट कम लगेगा। क्यों? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं पहले हार्ड कंक्रीट सरफेस का लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई हार्ड कंक्रीट सरफेस है, हार्ड कंक्रीट सरफेस, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं, अपना छत है, जो आपका छत है या तो आपका जो जमीन का फ्लोर है, जैसे मिट्टी वाला नहीं पलस्तर वाला, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि आप हैं, आप ही ना हैं, मान लीजिए आप नहीं तो हम हैं, क्या करना है, हम ही गिर जा रहे हैं ठीक है। तो देखिए ये हार्ड कंक्रीट सरफेस है और यहाँ पे कोई आदमी है, या मान लीजिए कि कुछ हाइट से गिरे, तो कुछ हाइट से अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गिरता है इस हार्ड कंक्रीट सरफेस पे, तो जैसे ही गिरता है, जैसे देखिए यह है, जैसे ही गिरता है तो होता क्या है कि हार्ड कंक्रीट सरफेस पे जैसे ही कोई व्यक्ति गिरता है तो तुरंत क्या होता है, तुरंत जो है कि मोमेंटम जीरो हो जाता है। बात समझ में आ रही है? होगा क्या, पहले फार्मूला समझते हैं। देखिए F इक्वल टू हमने आपको क्या बताया है, P2 माइनस P1 में अपान में T। बात समझ में आ रही है? तो सडनली जो है कि उसका सडनली उसका स्पीड जीरो हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि ये पर्सन जैसे ही इस हार्ड कंक्रीट पे से गिरा तो उसका क्या हो गया कि उसका स्पीड तुरंत जीरो हो जाता है। अब जीरो होने के कारण मतलब बहुत ही कम सेकंड में जो है कि आदमी जो है कि हार्ड कंक्रीट सरफेस पे जैसे ही गिरता है तो बहुत ही कम सेकंड में उसका जो स्पीड है वो जीरो हो जाता है। अब भाई टाइम बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो मोमेंटम ज़्यादा होगा इसका मतलब हमको चोट ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए कोई व्यक्ति जैसे ही गिरता है तो होता क्या है, देखिए मान लीजिए ध्यान से समझिएगा, ये कोई व्यक्ति है, अब इस हार्ड कंक्रीट सरफेस पे गिरा, तो जैसे ही हार्ड कंक्रीट सरफेस पे गिरेगा ना तो उसका स्पीड इंस्टेंटली बहुत ही कम क्षण में एकदम क्या होता है, जीरो हो जाता है स्पीड। अब स्पीड कम हो गया मतलब बहुत कम सेकंड में हो रहा है ना, तो टाइम बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। तो होगा क्या कि जैसे इस पे गिरेंगे तो ये मान लीजिए व्यक्ति आके गिरा तो अब भाई ये क्या करेगा, फोर्स ज़्यादा होगा ना, मतलब इसके कारण इस सरफेस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये जमीन कम थोड़े नहीं है, ये हार्ड कंक्रीट सरफेस कहेगा कि तुमने हमारे पे 100 न्यूटन लगाया तो हम भी तुम्हारे पे 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। तो जितना इस पर्सन का इसका बॉडी का फोर्स लगता है इस सरफेस पे, उतना ही सरफेस भी इस पे फोर्स लगाता है।
इसीलिए हम लोगों को क्या होता है, चोट ज़्यादा लगता है भाई। मान लीजिए कि हम लोग गिरे ऐसे धड़ाम से, तो हमारा पूरा भाई बॉडी फोर्स लगाएगा ज़मीन पे, गिरेंगे तो दाएं नहीं गिरेंगे, मान लीजिए 100 न्यूटन आया तो वो 100 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो इसीलिए हम लोगों को चोट ज़्यादा लगती है। बात समझ में आ गई। लेकिन यही केस अगर हम सैंडी सरफेस की बात करें, मान लीजिए कि ऐसा बालू वाला सरफेस है, यहाँ पे आप हैं, मान लीजिए कुछ हाइट से भी गिरे अगर, तो होगा क्या कि जब आप गिरेंगे तो इंस्टेंटली आपका पूरा बॉडी का स्पीड जो है कि तुरंत नहीं जीरो होगा, धीरे धीरे जीरो होगा क्या कि आप देखे भी होंगे, आप अनुभव करिए, आँख बंद करिएंगे, खुद अनुभव होगा। तो जैसे ही आप गिरेंगे ना बालू वाला सरफेस पे, तो देखते हैं कि बलुइया का होता है कि धंस जाता है, मतलब आपके बॉडी के वेट के कारण क्या होता है कि ऐसे धंस जाता है। तो होगा कि जैसे आप यहाँ पे गिरेंगे तो ये बालू जो होगा सिंक कर जाएगा, धंस जाएगा, ठीक है, आपका पूरा बॉडी इसी में धंस जाएगा, समझ रहे हैं। तो इंस्टेंटली यहाँ पे इंस्टेंटली मतलब तुरंत जो है कि जैसे हार्ड सरफेस पे गिरिएगा तो तुरंत एकदम स्पीड जीरो हो जाता है बॉडी का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे जीरो होता है। अब पढ़े क्या भाई, F इक्वल टू होता है P2 माइनस P1 अपान में T। बात समझ में आ रही है। तो अब भाई इस पे हम गिरेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना, तो टाइम भाई मतलब धीरे धीरे आके मतलब तुरंत इंस्टेंटली तो भाई जीरो होगा नहीं, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। और टाइम लगेगा तो क्या होगा, इससे जो फोर्स होगा भी कम हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा। और जब आपका पूरा बॉडी इस पे गिरेगा तो भाई फोर्स कम लगेगा सैंडी सरफेस पे, तो ये भी कम फोर्स लगेगा। इसीलिए हमको बालू पे जब हम गिरते हैं बालू वाले सरफेस पे तो चोट कम लगती है। बात समझ में आ गई।